हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था आरंभिक समाज, और उसमें हमने लगभग एक पार्ट तो ख़त्म कर दिया था। आज ये दूसरा पार्ट है, इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री चल रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आरंभिक समाज। ठीक है, उसमें हमें पढ़ना क्या था? हमें स्टोन एज पढ़ना था। और आपको पता है कि अगर हम बात करें स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज को टूल्स औजारों के आधार पर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्योंकि उस समय हम लोगों के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, तो टूल्स के आधार पर इस पाषाण काल को इसका डिवीज़न किया गया। तो पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा था? यानी कि पूरा पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा था? पूरा पाषाण काल में इंसानों ने बहुत कुछ सीखा। इंसानों ने शिकार करना सीख लिया। ठीक है, उसके बाद से औजार बनाना भी सीख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें क्या हुआ कि आग का जो आग के बारे में जानकारी है वो लोगों को पता चल गई। यानी सबसे इम्पोर्टेंट अगर डिस्कवरी कोई रहा हो पूरा पाषाण काल का तो वो आग का आविष्कार था। ठीक है, तो आग के बारे में भी भली भांति जान गए। ठीक, और अगर उसके टाइम पीरियड की बात करें तो अगर पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड देखें तो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। तो ये एक लंबा पीरियड रहा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। यानी कि मानव इतिहास की सबसे जो बड़ा इतिहास काल है वो इसको माना गया। लगभग 99% घटनाएं हमें पूरा पाषाण काल में देखने को मिली, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है बहुत ही लंबा है। ठीक, तो आज पूरा पाषाण काल हमने कल खत्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के टाइम की अगर बात करें तो 12,000 वर्ष पूर्व से और 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल आते आते एक लंबा समय का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस समय सब क्या क्या परिवर्तन हो रहा था? इस समय चेंजेस हो रहे थे। सबसे बड़ी चीज है कि इस समय क्या हो रहा था? चेंजेस हो रहा था। यानी कि तापमान में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। अब एक चीज है, जब तापमान में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल भी बढ़ेगी, यानी बारिश भी बढ़ेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बारिश भी बढ़ेगी, और जब बारिश हो गई तो ग्रासलैंड क्या होंगे? यानी घास के मैदान उगेंगे। अब जब घास के मैदान उगेंगे, ठीक है, तो जो एनिमल्स होंगे इसमें वो फुर्तीले होंगे। क्या होंगे? फुर्तीले होंगे। ठीक है, तो अभी पीछे हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे, जो हथियार होते थे जानवरों के शिकार करने के लिए, वो थोड़े से बड़े होते थे। पहले मारते थे, घायल करते थे, फिर उसको निकालते थे, खाल वगैरह पहन लेते थे। लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसका चेंज होने की वजह से जो एनिमल्स है ये फुर्तीले हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि घास का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें मारने के लिए हमारे पास हथियार कैसे होना चाहिए? हमारे पास छोटे हथियार होने चाहिए। तो मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे सवाल, और इससे सवाल बने हुए हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि मध्य पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एग्जाम में आया हुआ है कि मछली इस काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यानी लोगों ने मछली का सेवन करना शुरू कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, हमने जो लिखा है। ठीक है, तो अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है कितना? 12,000 वर्ष पूर्व से और 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसमें चेंजेस हमें दिखाई दिया। तापमान में परिवर्तन होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल बढ़ेगा, ग्रासलैंड उगेंगे। जो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स यानी कि जानवरों की संख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। जो छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, जो फुर्तीले जानवर होंगे, हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, और क्या देखने को मिलेगा? तो जानवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? जानवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और इसके पीछे का जो कारण है, जानवरों की संख्या में वृद्धि होने का कारण यह है कि तापमान और जलवायु में क्या हो रहा है? परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो जानवरों की संख्या में वृद्धि का जो कारण है वो क्या है? तापमान और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो एक चीज हमें ये देखने को मिला मध्य पाषाण काल में। दूसरा अगर बात करें तो शिकार करने का जो तरीका था,
यानी कि शिकार करने की जो तकनीक है उसमें हमें परिवर्तन दिखाई दिया। ठीक है, क्या देखने को मिलता है परिवर्तन? तो पहले जो पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि उसमें जो हथियार यानी कि जो औजार होते थे वो बड़े और भारी हथियार होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते, ठीक है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि तापमान में परिवर्तन के कारण इसमें बहुत सारी चेंजेस दिखाई दे रही है। तो शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन होगा। ठीक है, तीर, धनुष, गुलेल, भाले जैसे हथियारों का इस्तेमाल होने लगेगा। कारण इसके ये है कि अब अगर कोई फुर्तीला जानवर है तो आप बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे। पता चला बड़ा हथियार आपने उठाया, तब तक फुर्तीला जानवर आगे निकल गया। तो ऐसे हथियार होने चाहिए जो हवा में तेजी से जाए, जैसे गुलेल, भाले, तीर, ये सारे हो गए। ठीक है, तो शिकार करने की तकनीक में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिश, सबसे इंपॉर्टेंट अगर फूड की बात करें मध्य पाषाण काल में, तो मछली बन गया। क्या? यानी भोजन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्रोत की बात करें तो क्या है? भोजन का इंपॉर्टेंट स्रोत बन गई क्या? मछली। ठीक है, और यहीं से हमें और क्या देखने को मिलेगा? बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज और देख लेते हैं। तो छोटे हथियारों की वजह से इसको क्या बोला गया? इस समय छोटे हथियार का निर्माण हो रहा था, नुकीले भाले हथियार, गुलेल जैसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था। तो इसे इस आधार पर क्या बोला गया? माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण काल भी बोला गया। तो मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है और एग्जाम में बना हुआ भी है। ठीक है, उसके बाद से पत्थर के छोटे छोटे उपकरण, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे उपकरण की वजह से ही, छोटे छोटे उपकरण बनने की वजह से ही इसे लघु पाषाण काल कहा गया। ठीक है, तो ओवरऑल हम नोट में ये कह सकते हैं कि जब लोग इतना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मानव ने इतना करना सीख लिया, तो यानी कि बसने की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ है लगभग 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हो गया। ठीक है, अब बाकायदे क्या करेंगे? नदियों के पास रहेंगे, क्योंकि नदियां मेन सोर्स होती हैं भाई। नदियों के पास रहेंगे तो पानी का सोर्सेज भी है। ठीक है, वहां पे अगर एनिमल्स आएंगे पानी पीने के लिए तो अच्छे से शिकार किया जा सकता है। ठीक है, मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के रूप में, खाने में। ठीक है, तो बसने की प्रक्रिया का आरंभ हमें देखने को मिलता है कब से? 12,000 वर्ष पूर्व से। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? नवपाषाण काल, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आरंभिक कृषक और पशुपालन। ठीक है, आरंभिक कृषक और पशुपालन। अगर नवपाषाण काल की बात करें तो लगभग इसका टाइम पीरियड माना जाता है 10,000 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है नवपाषाण काल। ठीक है, तो कृषि का जो आरंभ है नवपाषाण काल में, अगर हम बात करें तो जो कृषि का आरंभ हमें देखने को मिलता है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों से हमें कृषि के और पशुपालन के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? तो 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और कृथक की पहाड़ियों से लोगों द्वारा कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिला है। ठीक, इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कृषि की गई होगी तो सबसे पहला फसल कौन सा उगाया गया? तो सबसे पहला जो फसल है मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल गेहूं और जौ था। ये 1 नंबर का सवाल, ठीक है, यहां से बन सकता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई? तो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई। सीटेड में इसका जवाब हम गेहूं और जौ देते हैं, और एग्जाम में आप जौ दे सकते हैं, लेकिन सीटेड में आपको क्या देना है? गेहूं और जौ। ठीक है, पशुपालन का आरंभ, तो आपको पता है कि डोमेस्टिकेशन का आरंभ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो पहला पालतू जानवर कौन सा बनाया गया? कुत्ता बनाया गया। भाई जहां पे लोग रह रहे होंगे कुत्ता आसपास रह रहा होगा। ठीक है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई जानवर आ रहा है तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, तो लोगों को लगा कि नहीं कुत्ता क्या हो सकता है, इसको पालतू बनाया जा सकता है, इसके बिहेवियर पर पता चला होगा। ठीक है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है इंसान धीरे धीरे। तो सबसे पहला अगर पालतू किसे बनाया गया तो कुत्ते को बनाया गया। ठीक है, फिर अपना अस्थाई आवास भी बनने लगा। अस्थाई आवास अगर बात करें तो अस्थाई आवास का मतलब कि घर बनाने का काम भी आरंभ हुआ। तो नवपाषाण काल से और हमें क्या देखने को मिले? ठीक है,
अगर हम बात करें बर्तन बनाने की, ठीक है, तो बर्तन बनाने का जो आरंभ है वो भी हमें नवपाषाण काल से देखने को मिला, ठीक है। तो पहले जो बर्तन थे वो हाथ से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? हाथों से बनाए जाते थे। उसके बाद से कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। किससे? कुम्हार के चाक पर। तो ये जो प्रमाण हमें देखने को मिले वो कहाँ से देखने को मिले? नवपाषाण काल से ये हमें देखने को मिले। अगर पहिए के आविष्कार की बात करें तो पहिए का जो आविष्कार है, पहिया का पहले इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाता था, ठीक है। बाद में उसे बर्तन बनाने और यातायात दोनों में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो नवपाषाण काल का अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई आविष्कार है तो पहिया है, ठीक है। क्योंकि पहिए का आविष्कार क्या करेगा? बहुत बड़ा चेंज लाएगा, परिवर्तन लाएगा। क्योंकि यातायात यातायात जब लोगों के पास यातायात की सुविधा हो जाएगी तो एक जगह से दूसरे जगह पर आराम से अपने सामान को कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। समय की भी बचत होगी उसमें। तो नवपाषाण काल का सबसे इम्पोर्टेंट अगर आविष्कार कोई माना जाता है तो वो पहिए का आविष्कार है, ठीक है। तो पहिए का जो इस्तेमाल है वो बर्तन बनाने और यातायात में हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पूरा पाषाणिक स्थल की अगर बात कर ले, ठीक है, तो भीमबेटका जो पूरा पाषाणिक स्थल है उसमें क्या है? भीमबेटका है। तो भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ से हमें शैलाश्रय के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, शैलाश्रय के प्रमाण मिलते हैं। हुंसगी की बात करें तो हुंसगी कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ हमें चूना पत्थर के बने औजारों के हथियार मिले हैं। और कुरनूल की बात करें तो कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और कुरनूल से हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो ये तीनों जो स्थल हैं ये पूरा पाषाणिक स्थल है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। मैचिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि जो स्थल है, ठीक है, नवपाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, पूरा पाषाणिक काल के, इसमें मैचिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल ये तीनों जो स्थल हैं वो पूरा पाषाणिक स्थल है। अगर कुछ हम कुछ सम इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल की बात करें तो मेहरगढ़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, यह बोलन दर्रे की समीप एक उपजाऊ स्थल है। क्या है? उपजाऊ स्थल है। यहीं से लोगों ने अस्थाई बस्तियां बनाई, ठीक है। तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो बोलन दर्रे के समीप एक जो उपजाऊ स्थल है, ये क्या है? एक उपजाऊ स्थल है। और सबसे पहले, ठीक है, कपास की खेती का आरंभ भी हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती का आरंभ देखने को मिलता है। और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है यहाँ से? तो मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, लगभग 7,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। अस्थाई वस्तुओं की बात, अगर अस्थाई बस्ती की बात करें, भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर बाकायदे क्या हो रहा है, वो अपना डोमेस्टिकेशन और घर बनाना और रहना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो अस्थाई बस्ती के अगर प्रमाण हम बात करें कहाँ से मिलते हैं, तो अस्थाई बस्ती के भी प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिलता है, ठीक है। मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है हमें। क्या मिली है? मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है जिसमें एक व्यक्ति को एक बकरी के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। अब ये क्या है? एक व्यक्ति को एक बकरी के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते रहे होंगे। यानी कि मेहरगढ़ के जो लोग थे वो मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते रहे होंगे और जानवरों के साथ लगाव भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। फिर और आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे? ठीक है, न्यूलिथिक साइट्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके स्थल के बारे में बात कर रहे थे। अगर बुर्ज होम की बात करें तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो बुर्ज होम पड़ता है कश्मीर में। इस स्थल से हमें क्या मिलता है? पिट हाउसेस के प्रमाण मिलते हैं, यानी गर्ता आवास के प्रमाण मिलते हैं। और अंदर और बाहर हमें चूल्हे के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चूल्हे के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर भी रहते होंगे और बाहर भी, ठीक है,
पिट हाउसेस के हमें प्रमाण मिले हैं, यानी कि गड्ढे में बने घर के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? बुज होम में। और ये कौन सा साइट है? एक नियोलिथिक साइट है, एक नवपाषाणिक कालीन साइट है। ठीक है, गुफ कराल की बात करें, ये पड़ता है कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। और यहाँ से बर्तन के साक्ष्य हमें मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, और कुम्हार की गुफा भी मिली है। ठीक है, तो ये याद हम रखेंगे, साइट्स को याद रखेंगे, और वहाँ से किसके प्रमाण मिले हैं इस पर हम या इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, अगर महागढ़ा की बात करें तो महागढ़ा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और इस सभ्यता से हमें मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान मिले हैं। ठीक है, यानी कि जानवरों के खुरों के निशान मिले हैं, मवेशियों के खुरों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और महागढ़ा और कोल्डियावा दो इम्पोर्टेंट साइट है। ठीक है, अगर उसकी बात करें तो हम राइस के एविडेंस की बात करें, अगर चावल के अवशेष की बात करें कि चावल का जो साक्ष्य है, प्रमाण है, वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो राइस ऑफ एविडेंस हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो हमें महागढ़ा और कोल्डियावा दो, ठीक है, महागढ़ा और कोल्डियावा दोनों जगहों से हमें क्या मिलते हैं? हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, यानी कोल्डियावा से हमें चावल के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, चावल के अवशेष मिलते हैं। वहीं बात करें चिरात की बात करें तो चिरात कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और यहाँ से हमें जानवरों के हड्डियों से बने औजार मिले हैं। ठीक है, तो चिरात से क्या मिला है हमें? एनिमल बोन्स के क्या मिले हैं? औजार मिले हैं हमें। ठीक है, चिरात से। चिरात कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, और वहीं बात करें दार्जिलिंग हेडिंग की बात करें, जो दार्जिलिंग हेडिंग है ये उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है। अगर आप एनसीईआरटी में आपके बुक में मैप दिया है इंडिया का, ठीक है, उसमें अगर देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत में गारो की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से हमें क्या मिलता है? ठीक है, यहाँ से हमें दार्जिलिंग हेडिंग से यानी दार्जिलिंग जो हेडिंग है वो कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्वी भारत के गारो की पहाड़ियाँ से। ठीक है, और यहाँ से हमें खरल मूसल इमाम दस्ता यानी कि मसाले वसाले कूटने के लिए, ठीक है, खरल मूसल जैसे एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, और कृषि के उपकरण भी हमें मिलते हैं। ठीक है, इस तरह का उपकरण हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है हमें, जेडाइट नाम का पत्थर भी मिलता है। ठीक है, जो संभवतः चीन से आता रहा होगा। ठीक है, चीन से मंगाया गया, यानी चीन और भारत के बीच यातायात का संबंध दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यातायात का जो विकास है वो हो गया होगा। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखेंगे, दार्जिलिंग हेडिंग से हमें क्या मिलता है? तो दार्जिलिंग हेडिंग के गारो की पहाड़ियाँ से हमें कृषि के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि प्राचीनतम कृषि के प्रमाण। अगर उत्तर पूर्वी की बात करें, अगर पश्चिम उत्तर की बात करें तो मेहरगढ़ से हमें क्या मिलता है? मेहरगढ़ से सुलेमान और पृथक से हमें कृषि के प्राचीनतम प्रमाण और पशुपालन के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। जब कहाँ से पूछेगा उत्तर और पश्चिम से पूछेगा, तब हम क्या बात करेंगे, क्या हम कहेंगे? तो सुलेमान और पृथक की पहाड़ियाँ। अगर वहीं उत्तर पूर्वी की बात करेगा कि चावल के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो हम बताएंगे गारो की पहाड़ियों से। ठीक है, तो दो चीज़ हम याद रखेंगे कि दार्जिलिंग हेडिंग से हमें क्या मिलता है? जेडाइट नाम का पत्थर मिलता है, और खरल और मूसल जैसे उपकरण मिलते हैं जो कृषि में प्रयोग किए जाते रहे होंगे। ठीक है, हल्लूर एक साइड है ये सारे जो साइड है ये नियोलिथिक साइड है, यानी नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो हल्लूर पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और हल्लूर से हमें ज्वार और बाजरा की खेती के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो साइट्स है बड़े ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, यहाँ से मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।